L L Hello हेलो हेलो आ रही है आवाज? हेलो हेलो। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मुझे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर कंफर्म हुआ वो लास्ट वाला कौन सा है? हाँ हो गया वो, अभी पहले ये कर लेते हैं, वो भी हो गया। कौन सा वाला है वो? वो इसी का है, उसमें वो रेशियो टेस्ट कह रही हूँ, लिमिट टेस्ट वगैरह है वो। समझ गए। कल हम 3.2 कर रहे थे, राइट? 3.3 थी या 3.2? 3.3 थी शायद, क्योंकि 3, हाँ। कल का तो मैं कुछ कर भी नहीं पाई, मेरे को पता ही नहीं है, कल ध्यान भी नहीं क्या हुआ था। एक मिनट, 3.3 तो मैंने बाउंडेड एंड मोनोटोन, ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि दो हाँ पहले वाले में पहले बाउंडेड और आई थिंक 3.4 होगा। 3.4 तो ज्यादा आ गया, 3.3 कर रहे थे। 3. हाँ, 12th वाला मैं क्वेश्चन बता रही थी ना, 12th वाला। एस्टिमेट द कन्वर्जेंस, अगर लिमिट फाइनाइट है तो वो कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज बता रही थी। ठीक है। और हम फिर लिमिट फाइंड करेंगे। तो पहले तो ये जो चारों पार्ट हैं इनमें क्या करेंगे, हम बाइनोमियल यूज करके, जैसे हम अभी 1+1/n कर रहे थे, उसकी जगह पर पावर, जहां भी हम n यूज कर रहे हैं ना पावर वाला पोर्शन, तो वहां हम बाइनोमियल से n+1 यूज करेंगे फर्स्ट में, दूसरे वाले में 2n यूज करेंगे, थर्ड वाले में वही n है, और लाइक जो इनसाइड वाला है उसमें 1/n+1 यूज करेंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी एक पार्ट पूछ लो, बाकी सब सेम ही है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है। तो कौन सा बता दूं इसमें से? 12 का सी और डी। सी और डी में ज्यादा सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो ई वाला है ना, ई वाले के जैसा ही डी होगा, सिर्फ उसमें अल्टरनेट जो टर्म होगी वो प्लस एंड माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये सी वाला बता देती हूँ क्योंकि ये डिफरेंट है कि 1/n+1 है इसमें। ठीक है, चलो ये मैं बताती हूँ। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से करेंगे। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। बाइनोमियल एक्सपेंशन याद है या फिर मैं एक बार लिख दूं यहाँ? मैम लिख दो, रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि ये 12th में कटा था, और जो स्कूल में टॉपिक्स पढ़े जाते हैं ना वो अलग, उनका वो होता है सिग्निफिकेंस। बोथ वे में मैं बता दी थी इसको ना। एक तो होता है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में अगर हमारी पावर है तो, और एक होता है फॉर ऑल के लिए। तो अगर a + b है, बाद में हम कंपेयर कर लेंगे कि वहां a क्या है और b क्या है। ठीक है,
और इसकी होल पावर है n, तो इसको हम लिख सकते हैं NC0 a टू द पावर n, यानी कि पहले वाले की पावर n है और दूसरे वाले की 0 है। या फिर हम सिर्फ a टू द पावर n भी लिख सकते हैं, क्योंकि b की पावर 0 1 हो जाएगा, तो बोथ वे में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस NC1, और ये कैसे फाइंड करते हैं मैं बता भी चुकी हूँ कि इक्वल डिस्टेंस पर इनकी वैल्यू इक्वल होती है ना। a टू द पावर n -1, इसकी पावर एक कम होती जाएगी और इसकी पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, पहले इसकी b की पावर 0 थी, अब 1 हो गई और इसकी पावर एक कम हो गई। पावर का सम ऑलवेज n ही रहेगा, NC2 a टू द पावर n -2 और b की पावर यह 2 हो गई, प्लस अप टू, क्योंकि ज्यादा टर्म्स दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 टर्म्स मैंडेटरी होती है, उसके बाद अप टू सो ऑन करके दिखा सकते हो। और लास्ट वाली क्या होगी, NCN यानी कि कम होते होते 0 हो गई और इसकी बढ़, ठीक है। और इसको हम सिर्फ BN भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये की भी लिख सकते हैं। एक तो अगर हमें मान लो NC ये सब इंटरनल यूज करनी है, जो कि हम फर्दर, तो वो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, लाइक इज इक्वल टू a टू द पावर n, क्योंकि n 1 ही होती है। ठीक है, प्लस a टू द पावर n -1 into b plus n -1 by factorial 2 into a to the power n -2 into b square plus up to so on। NCN की वैल्यू भी क्या होती है, 1 ही होती है। जो NC0 की होती है वही NCN की होती है। और लास्ट में आ जाएगा BN, यानी कि पहली टर्म क्या है इसके पावर में आएगी, दूसरी लास्ट वाली टर्म इसकी टर्म में आएगी। बाकी जो इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि फर्स्ट ये सेकंड और सेकंड लास्ट के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होंगे, इक्वल। ठीक है, जैसे फर्स्ट और लास्ट इक्वल है ना NC0 और जो इक्वल सेकंड, सेकंड लास्ट, थर्ड, थर्ड, ऐसे ही। ठीक है, अब मान लो कि पहला वाला यानी कि जो पहला वाला नंबर है वो 1 है, तो क्या होगा, जैसे मान लो 1 प्लस a है या x है, जो भी नंबर लें, टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि 1 की पावर n हो गई तो ऑब्वियसली 1 ही हो जाएगा, nx प्लस n इंटू n-1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n, 3 टर्म हो गई, नेक्स्ट लिखना नेसेसरी नहीं है, बट अगर कहीं नीड पड़ गई कुछ प्रूव करने के लिए तो हम यूज भी कर सकते हैं, इंटू एक्स क्यूब एंड प्लस अप टू एक्स टू द पावर n। ठीक है, ये है बायनोमियल एक्सपेंशन। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऑब्वियसली इस फॉर्म में है ना, इसको हम यूज करने वाले हैं। चलो करते हैं इसको। 12th वाले का बताती हूँ मैं, सी पार्ट बता देती हूँ, है ना। पेज नंबर बताना एक बार, मैं खोल रही हूँ इसको, पेज नंबर बताना। 77। अच्छा, ये है 1 प्लस 1/n प्लस 1 टू द पावर n। ओके, ठीक है। क्वेश्चन है 1 प्लस 1/n प्लस 1। अब इससे कंपेयर करके जब तुम करोगे तो फिर इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि ऊपर एक्सटेंशन है और यहाँ पे 1n प्लस 1 एंड इसकी होल पावर क्या है, n है। तो जहां n यूज होने वाला है वहां तो सेम n ही रहेगा, क्योंकि पावर सेम है। चेंज क्या है, x की जगह पर 1/1 n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा।
तो इज इक्वल टू 1 प्लस n और x क्या हो जाएगा 1/n+1 प्लस n -1 ओवर 2 और ये हो गया 1/n+1 होल स्क्वायर। 3 टर्म दिखाना नेसेसरी है। और लास्ट में हो जाएगा ये 1/n+1 टू द पावर n, ये ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 + n और यहाँ से n कॉमन ले लें तो 1 + 1/n ये हो जाएगा। इसको कट कर देंगे। बाकी सब में भी ऐसे हम ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सब में भी हम ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, यहाँ स्पेस कम है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 1 + n कॉमन, n तो ऊपर है और नीचे से n कॉमन ले लिया तो ये 1 + 1/n बचा, प्लस अब यहाँ से भी कॉमन लिया और अंदर वाले में से कॉमन लिया तो वो 1 + 1/n बचेगा। और यहाँ पे क्या था हमारा 1/, यहाँ पर भी n कॉमन ले लेंगे तो n² आ जाएगा। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर है। दूसरी वाली टर्म क्या है, होल स्क्वायर की है, प्लस अप टू 1/n+1 होल स्क्वायर। यानी कि जो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें से भी n कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लेंगे तो ऑब्वियसली n² होगा, है ना। तो उसको हम कट करके क्यों ले रहे हैं मैं भी बताती हूँ कि ये क्यों ले रहे हैं। ये इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो ये 1 + 1/1 + 1/n, ठीक है। और प्लस ये भी सारी टर्म आ जाएंगी इसी फॉर्म में 1 + 1/n एंड नीचे क्या है, इसका स्क्वायर है 1 + 1/n का होल स्क्वायर है, ठीक है। आगे की टर्म होंगी ना वो भी ऐसे ही कटेंगी क्योंकि उसमें क्यूब हो जाएगा, ऊपर भी n³ हो जाएगा, नीचे भी n³ हो जाएगा। तो अब क्या एक यहाँ से कट हो गई एंड प्लस अप टू 1 + 1/n+1 एंड होल, सॉरी n है यहाँ पे नॉट स्क्वायर, होल n है ओवर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/1 + 1/n, एक ये बचा और आगे भी यही आ जाएगा। बाकी सभी में भी ऐसे ही, एक मिनट ये क्या था, 1+ था, सॉरी माय मिस्टेक, यह माइनस है, नहीं है यहाँ पे कटेगा नहीं, ये माइनस है, सॉरी कटेगा नहीं, इसी फॉर्म में रहेगा, यहाँ माइनस है तो कटेंगे नहीं है। और ये स्क्वायर की फॉर्म में ही रहेगा और ऊपर आ जाएगा 1 - 1/n। ऐसे ही फर्दर होंगे हमारे 1 - 1/n, 1 - 2/n, इस तरह से आगे भी ऐसी टर्म होंगी। ये हमने 1/n की टर्म में ही क्यों लिया है, क्योंकि मान लो अगर हमने n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लिया, जो कि ऑब्वियसली हम लेंगे क्योंकि n के नेचुरल नंबर है। पहले क्या है, हम कैसे फाइंड करते हैं इसकी लिमिट कि किस में इसकी वैल्यू लाई करेगी, कि पहले सबसे छोटी वैल्यू पुट करेंगे n = 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगी इस टर्म की, यानी कि जो भी गिवन है हमें सीक्वेंस कि 1 से ग्रेटर होगी। क्यों? इसकी वैल्यू जो भी आए, ठीक है, इसकी वैल्यू देखो, अगर हम n = इन्फिनिटी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 1/n 1/1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने मान लो ये 1 ले लिया, n को हमने 1 ले लिया, सबसे छोटी वैल्यू ले ली, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। आगे भी कुछ स्मॉल वैल्यूज होंगी तो ऑब्वियसली ऐड करके क्या वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आएगी। ये समझ आ रहा है? हेलो हेलो, यस मैम। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर n की वैल्यू जो भी ली, हमने मान लो एक मैक्सिमम इन्फिनिटी हो गई, मिनिमम 1 हो गई,
तो मिनिमम 1 हो, जब हमारी वैल्यू 1 होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऊपर वाली सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो आगे की जितनी भी टर्म आएंगी वो 0 0 0 0 हो जाएंगी, राइट। यानी जैसे ये 1 माइनस ये 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 यहाँ 0 हो जाएगा। तो सारी टर्म 0 नहीं, सिर्फ लास्ट को छोड़ के और इन दोनों को छोड़ के, ठीक है, लास्ट वाली को छोड़ के और इसको छोड़ के। तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 इस कंडीशन में क्या, वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। समझ आ रहा है? एग्जैक्टली 2 तो नहीं आने वाला, 2 से लेस होगी, 1 से ग्रेटर होगी और 2 से लेस होगी, ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस। तो यहां से कंक्लूड कर सकते हो, आगे की टर्म लिखना चाहो लिख सकते हो, सिर्फ लाइक यही दिखा दोगे, इसको दिखाने की जरूरत थी, इसे क्लियर हो जाएगा ये। जैसे हमने en के लिए दिखाया था ना, वैसे ही यहां पर कर सकते हो। हेंस वैल्यू ऑफ, इसको ना जो बिगनिंग में हमने सीक्वेंस लिए, इसको ना x के लिए इक्वल ले लोगे, लेट xn, इस तरह से ले लोगे इसको, है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तुम समझ जाना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, इस तरह से ले लोगे। ये तो ऊपर एक्सपेंशन है, यहाँ पे छोटा लिख के दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि बार बार पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, जब हम कंक्लूड करेंगे तो लेट xn के इक्वल ले लिया इसको, xn या yn जो भी ले लो, इज इक्वल टू दिस सीक्वेंस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कंक्लूड जब करेंगे, हेंस वैल्यू ऑफ xn lie between 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 के बीच में लाई करेगी। तो इसकी जो लिमिट लेंगे, लिमिट मतलब कि जो उसकी जो वैल्यू टेंस करेगी वो 2 को करेगी, ये समझ आ रहा है? और एक और देर यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियसली, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कि और कैसे फाइंड करोगे। अच्छा, इसने ये पूछा था कि ये बाउंडेड, इसमें बाउंडेड भी पूछा क्या इसने? हाँ, देखो ये एस्टरिस्क द कन्वर्जेंस एंड फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो कन्वर्जेंस हो गया क्योंकि ये बाउंडेड है, राइट, और इसको ऐसे कंक्लूड करके लिख दोगे, ये जो हमने एक्शन लिया है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है, और लेस देन क्या है, 2 है। सो एक्शन इज बाउंडेड, therefore it action converge, ठीक है, ये कन्वर्ज करती है, ओके। लिमिट मींस कि एक एग्जैक्ट, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है ही नहीं, तो इसमें ही तुम ये शो कर सकते हो कि वैल्यू ऑफ एक्शन लाई बिटवीन 1 and 2, ठीक है। इससे हमारा ये भी शो हो गया कि ये बाउंडेड है, यानी कि इसकी वैल्यूज फाइनाइट है, जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करती है, ठीक है, और बाउंडेड है इसीलिए कन्वर्ज करती है। ऐसे ही तुम जब नेगेटिव वैल्यू लोगे तो उसमें अल्टरनेट टर्म्स होंगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो ये पॉजिटिव हो गई, फिर नेगेटिव हो गई, क्यों? क्योंकि जो उसमें जो यहाँ पर वैल्यू लेते हैं ये वाली, लाइक जो nx वाली जो सेकंड टर्म ये लेंगे, तो उसमें ये माइनस हो जाएगी, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, क्यूब है तो नेगेटिव हो जाएगी, 3 टर्म दिखा दोगे, एक बीच में नेगेटिव होगी, ठीक है, इस तरह से डी वाले पार्ट में। बाकी फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे हो जाएगा, ए और बी तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? इस इन क्वेश्चंस में मेथड मेंशन है कि कहाँ पे क्या क्या करना है ना, 13 में कि क्या करना है, कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये सब कर ही लोगे। तो हम यहाँ से बोल-जान वेयरस्ट्रास थ्योरम स्टार्ट करें, ये ओके मैम।
मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तुम साथ के साथ पास पेपर्स को भी कर रहे हो ना? डेट आ गई ना इसकी एग्जाम की? हेलो, हाँ डेट मिल गई। किस दिन का है, किस डेट का है ये इसका एग्जाम? 24-25 तारीख को। अच्छा 24 दिसंबर, राइट? दोनों का कंटिन्यू, दोनों का एल्जेब्रा का और उसका कंटिन्यू है? हाँ। ओ, चलो तैयारी पहले से ही रखना, बाद में तो गैप है ही नहीं। सबसीक्वेंसेस एंड बोल्जानो-वेयरस्ट्रास थ्योरम। जब भी कोई ये थ्योरम जो नेम वाली है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, जैसे अगर नेम से है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही। डेफिनेशन, लेट एक्स, हमने कोई सीक्वेंस ले ली, बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट इसकी जो टर्म्स है असेंडिंग ऑर्डर में है, इट मींस कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑफ नेचुरल नंबर, देन द सीक्वेंस एक्स डैश गिवन बाय एक्स एन, ये आई थिंक के दे रखा है, एन के गिवन बाय, अगर हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एन के तक लेते हैं वैल्यूज को, इज कॉल्ड सब सीक्वेंस। सब मतलब जब भी, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं सब किसी भी टॉपिक के आगे, इट मींस कि उसी का एक पार्ट, इट कैन बी होल और इट कैन बी अ स्मॉल पार्ट, ठीक है? तो सब सीक्वेंस क्या है कि सीक्वेंस का ही एक पार्ट है। तो अब हमने जैसे कि सीक्वेंस ले ली यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इफ एक्स इज इक्वल टू 1/1, 1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक। तो इसमें से हम ऑड या इवन नंबर्स की लेते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, उसकी सब सीक्वेंस होगी, उसी का एक पार्ट होगी। ओके, ऐसे हम और भी सब सीक्वेंसेस हम दिखा सकते हैं इसमें से, ऑड नंबर्स की या फैक्टोरियल नंबर्स की, क्योंकि फैक्टोरियल नंबर्स भी ऑब्वियसली अब सीक्वेंस में ही लाई करेंगे, ठीक है? यानी कि उनको सॉल्व करके कुछ तो डिनोमिनेटर में आएगा, वो भी क्या है, इसमें एक्स में बिलोंग करेगा। अब फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर नॉट सबसीक्वेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n, ठीक है? क्योंकि n की लाइक 1/1 फिर 0, 1/3 फिर 0, एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए जो हम 1/n में फॉलो कर रहे हैं, तो ये उसको वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए, क्योंकि एक ऑर्डर में आएगा, ये अनऑर्डर्ड है, ठीक है? ऐसे फर्स्ट जो इसके सब सीक्वेंसेस नहीं है, देख पा रही हो ना, समझ आ गया ना ये कि क्यों नहीं है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। Theorem. If a sequence x is equal to xn of real numbers converts to a real number x, then any subsequence x dash is equal to xnk of x also converts to x. यानी कि अगर कोई पूरी की पूरी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, तो उसका पार्ट भी कन्वर्ज करेगा सेम वैल्यू को, ठीक है? मीनिंग इज दैट। चलो इसको प्रूव करते हैं कि कोई वैल्यू ले ली हमने एप्सिलॉन गिवन बी एन के एप्सिलॉन बी सच दैट एन इज, ये हम पहले भी कर चुके हैं ना, लिमिट ऑफ सीक्वेंस जब हम फाइंड करते थे बिगनिंग में जो हमने ये चैप्टर किया था, ठीक है? तो ये वो डेफिनेशन यूज करें लिमिट ऑफ सीक्वेंस को, तो के एप्सिलॉन बी सच दैट एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के एप्सिलॉन, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, सिंस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है? नेचुरल नंबर्स की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एंड इट इज इजीली प्रूव्ड बाय इंडक्शन, यानी कि पहले 1 के लिए फिर 2 के लिए फिर अप टू k के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, इफ k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k एप्सिलॉन, एंड आल्सो वी हैव n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी कि अभी जो हम कर रहे थे, हमने जो पहले की थी डेफिनेशन वो सीक्वेंस के लिए की थी, अब हम उसके पार्ट के लिए भी कर रहे हैं कि भाई अगर हम सिर्फ सारी एन वैल्यूज नहीं ले रहे हैं, सिर्फ के तक ले रहे हैं, यानी कि पार्ट ही ले रहे हैं उसका, तो उसको भी, वो भी जो सब सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज करेगी, यानी कि, ठीक है?
जैसे एग्जाम्पल ए है लिमिट, ठीक है, बी डबल डैश है बी एन इज इक्वल टू 0 इफ बी 0 बट लेस देन 1। ये अपलोड ऑलरेडी इन एग्जाम्पल, इसको इसमें हम कर चुके हैं ऑलरेडी इसको, ठीक है, हमने की थी। तो ये वाला एग्जाम्पल हम ये वाली जो वैल्यू है लिमिट v टू द पावर n, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस एग्जाम्पल में, ठीक है। इफ xn is equal to b to the power n, then it is followed that Bernoulli's inequality, that limit xn is equal to 0, and alternatively we see that since b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है, तो अगर हम xn फाइंड करें यानी कि n में अगर हम 1 ऐड करें तो पावर में भी 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू क्या डेसिमल में होगी ऑब्वियसली, 0 और 1 के बीच में है तो नेगेटिव तो है नहीं, 0 से भी ग्रेटर है और 1 से लेस है, इट मीन कि ये डेसिमल में है, तो उसकी कोई भी डेसिमल वैल्यू है, सिर्फ नंबर नहीं है, तो अगर हम उसकी पावर जितनी हायर लेते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी स्मॉल होती जाएगी। तो अगर हम इसकी पावर 1 इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली वो 1 से लेस होगी, एंड bn क्या है, xn है, सो दैट सीक्वेंस xn इज डिक्रीजिंग। It is also clear that xn is greater than 0 but less than 1. So it is following from monotone convergence theorem, यानी कि इस थ्योरम का रेफरेंस यहाँ गिवन है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिक्रीजिंग वाली कंडीशन, थ्योरम 3.3.2 दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है, यानी कि लाइक ग्रेटर वैल्यू लेते ग्रेटर पावर लेते जाएंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही स्मॉल होती जाएगी, यानी कि टेंस टू इंफिनिटी नहीं होगी, राइट। अगर वो इंक्रीज होती जाती पावर के संग इट मींस कि वो फर्दर हम हायर वैल्यू लेंगे तो वो इंफिनिटी पे हो सकती है, बट ये हायर पावर के साथ लेस होती जाती है, इट मींस कि डिक्रीजिंग और ये फाइनाइट होगी। अब हम लेते हैं लेट x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ xn ले लिया हमने, ठीक। अब हमने x2n इज अ सबसीक्वेंस ऑफ xn, इट फॉलोज फ्रॉम थ्योरम। देखो ये जगह जगह ये सारी थ्योरम्स हम पहले कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ही इनको यूज करेंगे क्योंकि थ्योरम तो पहले ही कर चुके हैं। लिमिट ऑफ सीक्वेंस x मींस ये दिखा रहा है कि अगर कोई भी सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कन्वर्ज करती है तो उस पार्ट्स हैं यानी कि जो सब सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज करेंगे, सिर्फ यही शो करे, नथिंग है, ठीक है। देखते ना फर्दर, तो चलो कोई बात नहीं, देख लेना बाद में, क्योंकि ये सारा का सारा पीछे से ही गिवन है जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो लिमिट c टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1, अगर c ग्रेटर देन 1 है तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर 1 हुई तो पावर कुछ भी ले लो वो 1 ही रहेगा, ठीक है, वो तो फिर स्ट्रेट प्रूफ हो जाएगा। पर ग्रेटर देन 1 है और 1 अपॉन n ले रहे हैं पावर, तो 1 अपॉन n अगर हमने इन्फिनिटी ले लिया तो पावर क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये वाली लिमिट हम एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट कर चुके हैं फॉर c इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ठीक है। अब अगर हमारा ये Zn गिवन है, ये तो कर लिया हमने c इज ग्रेटर देन 0 के लिए, अब हम c नोट दैट इफ c Zn इज इक्वल टू c टू द पावर 1 अपॉन, ठीक है, देन Zn इज ग्रेटर देन 1 एंड Zn प्लस 1 इज लेस देन Zn। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि भाई अगर वैल्यू डेसिमल में है तो अगर उसकी पावर हम अगर ले रहे हैं ऑब्वियसली उसकी वैल्यू उतनी ही लेस होती जाएगी, यानी कि उसकी जस्ट प्रीवियस वैल्यू उससे ग्रेटर होगी। Thus by monotone convergence theorem limit z is equal to limit zn exist, यानी कि अगर ये नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस से लेस है तो ये कन्वर्ज एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं है कि हम ग्रेटर वैल्यू करते जाएंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाए, ओके। तो ठीक, ये दिखा रहे हैं कि भाई
सीक्वेंस के अगर लेते हैं यानी कि सब सीक्वेंसेस लेते हैं तो या उसकी भी लिमिट, बस उसी को दिखाने का Z2n मैम आपकी आवाज कट रही है। हो जाएगी। तो n को किसी से मल्टीपल अपॉन ऑब्वियसली इंफिनिटी लेंगे, ठीक है। तो ये इसी को दिखा रहे हैं उसके अलग अलग पार्ट्स को करके कि उसके अलग अलग पार्ट भी सेम को ही कन्वर्ट करेंगे सेम वैल्यू। (4.4) x is equal to x and be a sequence of real number. The sequence x belongs to R, and there exists an epsilon z is greater than 0 for any k belongs to n. There exists n k such that is equal to, इसके लिए हम यानी कि n के कोई सेम वे में लिमिट, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अगर हमने epsilon 0 is greater than 0 लिया और सीक्वेंस x जैसा x n k और फुल सीक्वेंस सेम कंडीशन x के सीक्वेंस x ले वही लिमिट होगी, इसीलिए इसके थ्रू इसको दिखाया है इस स्टेप को, ठीक है। करते हैं फर्स्ट टू सेकंड। अगर ये एक्शन कन्वर्स नहीं करती तो इसने पहले क्या दिया है, दूसरे वाली कंडीशन को प्रूफ कर रहे हैं। ये इसका मतलब ये है जो प्रूफ वाला है ना कि पहले वाले से दूसरे को। चलो करते हैं। अगर ये इसको कन्वर्स नहीं करती तो कोई भी हमने एप्सिलॉन लिमिट वाली डेफिनेशन लेके चलेंगे। वन सेकंड। तो कोई भी एक नेचुरल नंबर लेंगे k such that if for all n is greater than or equal to k terms xn satisfied this, ठीक है। That is for each k belongs to natural number. It is not true for all n is greater than or equal to k, the inequality this. In other word, if each k यानी कि कोई हमने एक नंबर चूज कर लिया जो कि नेचुरल नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन के, यानी कि एन के मीन्स के मान लो k इज इक्वल टू 20 ले लिया, तो 20th नंबर का जो नेचुरल नंबर है या 20th नंबर पर जो वैल्यू आ रही है जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज। अब कैसा ले रहे हैं कि अगर मान लो ये होल्ड नहीं करता तो ये वैसे तो एब्सोल्यूट वैल्यू x n माइनस x क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन 0 होनी चाहिए। बट मान लो कि ये इसको फुलफिल नहीं करती, ठीक है, फर्स्ट से जो सेकंड को प्रूफ कर रहे हैं कि भाई ये कन्वर्ज नहीं करती, तो इसका मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू या तो ग्रेटर या फिर इक्वल होगी एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, उससे ये कंक्लूड होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये सेटिस्फाइड करती है, कन्वर्ट करती है, इट मींस तो फिर वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस एक्स क्या होगी, लेस देन होगी जो है। बट ये इसको फुलफिल नहीं करती तो फिर ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, ये जो है, ठीक है। अब सेकंड से थर्ड वाली, अब हमने कोई एप्सिलॉन 0 लिया बी एज इन सेकंड, जो कि हमने सेकंड में ले रखा है, ठीक, और एक n1 नंबर लिया नेचुरल नंबर में सच दैट n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो 1 है या फिर 1 से ग्रेटर है। तो और x n1
यानी कि हम क्या ले रहे हैं, एक सब सीक्वेंस ले रहे हैं। xn1 का मतलब ये, xn तो पूरी की पूरी है, xn1 क्या है, उसका सब एक पार्ट है, एक सब सीक्वेंस -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। यानी कि अगर ऐसा है, जैसे कि ऊपर वाला क्या है कि कन्वर्ज नहीं कर रही, इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होना चाहिए, तो फिर इसकी सीक्वेंस भी सेम कंडीशन को फॉलो करेगी। तो इसकी सब सीक्वेंस है xn1, वो भी सेम कंडीशन को फुलफिल करेगी। अब हमने दूसरी वाली भी ले ली कोई सब सीक्वेंस, वो भी यही रूल को फॉलो करेगी, ठीक है। ऐसे ही तीसरी वाली, एंड कंटिन्यू इन दिस वे टू ऑब्टेन सब सीक्वेंस x डैश is equal to xnk of x such that xnk minus x is greater than or equal to epsilon for all k belongs to n। ठीक है, अब आते हैं, यानी कि पहले हमने वो कंडीशन दी जो उसने पहले में दे रखी थी, पहले दूसरे में, ठीक है, कि अगर वो कन्वर्ट नहीं कर रही तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू लेस या फिर इक्वल होगी एब्सोल्यूट वैल्यू की, ठीक। अब सेकंड से थर्ड वाला लिया, अगर ऐसा है तो उसकी सब सीक्वेंस में भी सेम कंडीशन होगी, ठीक है। अब हम ले रहे हैं थर्ड से फर्स्ट वाला पार्ट, कि अगर ऐसा है तो सपोज x इज इक्वल टू एक्स एन इज हैज अ सब सीक्वेंस x डैश satisfying the condition in third। इन थर्ड में जो कंडीशन गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी सब सीक्वेंस नहीं कर रही है, तो x भी इसको कन्वर्ज नहीं कर रही, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो ही उसके सब सीक्वेंसेस भी करेंगे, जो कि थ्योरम में गिवन है। बट दिस इज इम्पॉसिबल सिंस नन ऑफ टर्म ऑफ x डैश बिलोंग्स टू द एब्सोल्यूट नेबरहुड ऑफ x। यानी कि इनमें से कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करी, कोई भी सब सीक्वेंस सेटिस्फाइड नहीं कर रही है इसकी, इसलिए सीक्वेंस भी सेटिस्फाइड। सिंस ऑल कन्वर्जन लिमिट वी हैव पार्ट 1, इसने पहले पार्ट 1 में जो गिवन है कि भाई ये कन्वर्ज नहीं कर रही, तो follow from the fact that a convergent sequence is bounded। है वो ग्रेटर या फिर इक्वल एप्सिलॉन के, जबकि ये लेस होनी, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो भी हम कंसीडर करें उससे एब्सोल्यूट वैल्यू लेस होनी चाहिए, यही लिमिट की डेफिनेशन है। अगर ग्रेटर इक्वल है तो फिर ये उसको फुलफिल नहीं करेगी, क्योंकि ये बाउंड नहीं है फिर ये, ठीक है। तो पार्ट 1 इज द फॉलोइंग रिजल्ट, पार्ट 2 क्या है, फॉलो द फैक्ट दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज व्हाट, ठीक है, कि अगर बाउंडेड है तो कन्वर्ज करेगी, या कन्वर्ज कर रही है इट मींस कि बाउंडेड है, ठीक है। अब आते हैं हम डाइवर्जेंस क्राइटेरिया पे, ये थोड़ा, इफ सीक्वेंस x is equal to xn of a real numbers has either रिकॉर्डिंग कहाँ चल रही है, either of the following properties then x is divergent। अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी है नीचे जो गिवन है दोनों, तो फिर ये डाइवर्जेंट होगी। x has two convergent subsequence x dash xn के और x डबल डैश, ये पता नहीं क्या दे रखा है इसमें, भी है whose limits are नहीं है, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन हुई तो फिर वो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। either of the following property then x is divergent, it means कि अगर ये अनबाउंडेड है तो, ठीक है, तो फिर ये कन्वर्ज नहीं करेगी, डाइवर्ज करेगी, ओके। जैसे कि हमने एग्जांपल में देख लेंगे x is equal to -1 to the power n is divergent, ठीक है। तो अगर हम इसकी सब सीक्वेंसेस लेंगे, यानी कि -1 to the power 2n ले लें या फिर कोई और पावर ले लें, ठीक है, वो भी इनकी जो लिमिट होंगी वो डिफरेंट होंगी। ये क्या होगी, 2n है, इसकी पावर 2n है, मींस के -1 टू द पावर n और उसका भी स्क्वायर है, या फिर -1 टू द पावर उसकी होल पावर n ले लेंगे तो सारे नंबर्स पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि माइनस का नंबर है और उसका स्क्वायर, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो ये 1 को कन्वर्ट करेगी, क्योंकि सारी वैल्यूज 1 1 1 1 जितनी भी टर्म्स ले रहे हैं वो 1 1 बनी आती है, तो ये कन्वर्ट कर रही है 1,
दूसरी सब सीक्वेंस ले रहे हैं 2n, क्योंकि इसके सब पार्ट तो हम किसी भी है ना, तो अगर 2n माइनस 1 लिया तो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, तो ये माइनस 1। ठीक है, तो इन दोनों सब सीक्वेंस की जो लिमिट है वो डिफरेंट है, डाइवर्जेंट। ठीक है, अब दूसरा वाला एग्जांपल 1 1/2 3, दिस सीक्वेंस yn ले लिया, yn इज इक्वल टू n। ठीक है, इफ n इज ऑड, यानी कि इफ n इज ऑड ले रहे हैं तो yn क्या हो जाएगा 1/। अच्छा, yn इज इक्वल टू n आ रहा है कब, जब हम n को ऑड ले रहे हैं, यानी कि 1 ले लिया, 3 ले लिया एंड 5 इस तरह से लेते जाएंगे। और इवन कब है, जब 1/n ले रहे हैं। ठीक है, yn 1/n इवन है, यानी कि 1/2 1/4 आगे 1/6 इस तरह से लेके। तो इसमें से हम एक फिक्स वैल्यू नहीं कर सकते कि ये इसकी लिमिट किस में ये टेंड करेगी, क्योंकि ऑड इवन दोनों कंडीशन के लिए सिचुएशन अलग अलग है, तो ये बाउंडेड नहीं है, तो इसीलिए ये भी डाइवर्जेंट है। A sequence having sign n is divergent. This sequence is not so easy to handle. Discussing it we must of course make use of elementary properties of sign. कि हम पहले प्रॉपर्टीज ऑफ साइन फंक्शन हम देखेंगे पहले कि इसकी वैल्यू किस किस में करती है। ठीक है, ये देखेंगे तो फिर कंक्लूड करेंगे। ठीक, तो इसकी वैल्यू किस किस में लाई करेगी, यानी कि साइन की वैल्यू π/6 और 5π/6 आएगी 1/2 इसके लिए। ठीक है, फर्दर जो और वैल्यू होंगी वो 1 से ग्रेटर होंगी, यानी कि सबसे स्मॉल जो वैल्यू है इसकी वो 1/2 है। ठीक है, अब सिंस लेंथ ऑफ ये पता नहीं I1 या L1 जो भी लिखा है इसने देख लेना क्लियरली, थोड़ा ब्लर है। तो अगर हम इसके π/6 के हम फर्दर और मल्टीपल लेते हैं, ठीक है, देयर आर एटलीस्ट 2 नेचुरल नंबर लेइंग इनसाइड and we let n1 be the first such number. Similarly for each k belongs to n, and since sin x is greater than 1/2 for x in the interval, यानी कि इस एक ले ली क्या है π/6 प्लस 2π इंटू k माइनस 1, यानी कि हम ये प्रॉपर्टी ऑफ साइन x ले रहे हैं कि अगर थीटा की ऐसी वैल्यू हुई, देखो π/6 के लिए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2, बट इससे अगर कुछ ऐड करते हैं हम, नेक्स्ट एंगल लेते हैं कुछ, तो ऑब्वियसली कुछ ना ग्रेटर वैल्यू आएगी, यानी कि 1/2 से ग्रेटर आएगी। ठीक है, सिंस लेंथ ये या तो इंटरवल ले रहे हैं एल या आई से डिनोट कर रहे हैं, नॉट क्लियर, आपने जो भी हार्ड कॉपी है उसमें, इज ग्रेटर देन 2, there are at least 2 natural numbers laying inside I. n के भी द फर्स्ट सब सीक्वेंस हमने ले ली, अब ये s sin n के, यानी साइन फंक्शन में वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मीन्स ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, और फिर इसकी एक तो हमने वैल्यू ले ली थी π/6 और 5 अगर लिया ना, और इंटरवल्स ले ले, ऑल पॉसिबल कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। ठीक है, number C, and it is readily or one subsequence as does and as does lies entirely outside of 1/2 never. Therefore C cannot be limit of S, यानी कि नहीं है ये लाइक डाइवर्ज करेगी,
क्योंकि इसके जो अलग अलग है कि हम अलग अलग इंटरवल ले रहे हैं, इंटरवल ही लेंगे अलग अलग एंगल पे, तो उनमें अलग अलग ये लिमिट, जबकि कन्वर्ज होने के लिए क्या होना चाहिए, चाहे जितनी भी सब सीक्वेंसेस हो की जो लिमिट क्या है सेम आनी चाहिए। अगर लिमिट डिफरेंट आती है तो फिर वो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, existence of monotone subsequences. This is monotone sequence. We'll now show that every sequence has a monotone sequence. यानी कि अब हमें शो करना है कि while not every sequence is a monotone sequence, यानी कि सभी सीक्वेंस मोनोटोन सीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस हैज मोनोटोन सब सीक्वेंस, बट उसके अंदर सीक्वेंस जरूर होगी हर एक सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, ये एक तरह से रिलेशन की फॉर्म में यूज करेंगे हम। ठीक है, कि एंटायर मोनोटोन हो या ना हो, बट उसका एक पार्ट मोनोटोन सीक्वेंस सब सीक्वेंस जरूर होगा। ठीक है, अब इसकी थ्योरम देखते हैं हम। मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम, if x is equal to xn is a sequence of real numbers, then there is a subsequence of x that is monotone. ठीक है, यानी कि अभी जो हमने डेफिनेशन की है उसी को एक, ठीक है, अब हमने ले लिया फॉर पर्पस, we'll say that mth term xm is a peak if xm is greater than or equal to xn for all n such that n is greater than or equal to m, and that is xm is never exceeded by any term that follow it in the sequence. Note that in the decreasing sequence every term is peak, while in a increasing sequence no term is peak. ओके, ये क्यों कह रहा है कि डिक्रीजिंग में लाइक एवरी टर्म इज पीक एंड इंक्रीजिंग, इट मीन्स कि हम जब टू को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि टू टर्म्स को अगर हम कंपेयर करें, जैसे हमने यहाँ पे की एक्स एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स एन, यानी कि हम एक वैल्यू ऐसी ले रहे हैं कि यानी लाइक प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म क्या है, लेस है, क्योंकि यहाँ पे एन को हम ग्रेटर और इक्वल टू एम ले रहे हैं, बट स्टिल इसकी जो सीक्वेंस है वो लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं xm is never exceeded by any term that follow it, यानी कि जो इसके बाद वाली xm is never exceeded by any term that follows it in the sequence, यानी कि ये अपनी नेक्स्ट से तो ग्रेटर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर है उससे, तो ये प्रीवियस है, ये ग्रेटर है। ठीक है, बट इट नेवर एक्सीडेड बाय एनी टर्म दैट फॉलो इट, जो इसको फॉलो करती है उससे ये एक्सीड नहीं है। ठीक है, यानी कि जो इसकी अगली टर्म है उसी से ये ग्रेटर है। ठीक है, नोट दैट डिक्रीजिंग सीक्वेंस एवरी टर्म इज पीक एंड व्हाइल इन एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस नो टर्म इज पीक। डिक्रीजिंग में हर एक टर्म पीक होगी, बट इंक्रीजिंग में नहीं होगी। ठीक है, ये टू डिफरेंट केसेस लेते हैं, पर डिपेंड करेगा, वी विल कंसीडर टू केसेस डिपेंड ऑन वेदर एक्स हैज infinity many or finitely many peaks. हेलो हेलो,
मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चलो अब हम पहले इन्फिनिटी मैनी के लिए लेते हैं द पीक्स बाय इंक्रीजिंग सबस्क्रिप्ट। तो हम इसके पीक्स को, ठीक है, यानी पहला वाला नेक्स्ट से ग्रेटर है, नेक्स्ट दूसरा वाला थर्ड से, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, डिक्रीजिंग में लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे इसके पीक्स। Therefore, subsequence xmk of peaks in decreasing of x। अब केस 2 लेते हैं। अब ये फाइनाइट नंबर है, पॉसिबल 0 ऑफ पीक्स। लेट दीज पीक्स बी लिस्टेड बाय इंक्रीजिंग सबस्क्रिप्ट, यानी कि इस वे में अगर हम लिखें इंक्रीजिंग में, ऊपर तो हम डिक्रीजिंग में लिख रहे थे। लेट s1 is equal to mr plus 1 be the first index beyond the last peak। So x s1 is not a peak, देयर एग्जिस्ट, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर है पहले वाले से ग्रेटर है, ठीक है। तो x s1 इज लेस देन s2, x s2 सिंस x s2 इज नॉट अ पीक, यानी कि ये पीक नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट वाला लेते हैं, s3 लेते हैं, जो कि s2 से ग्रेटर है। इस तरह से हम कंटिन्यू करते जाएंगे, यानी कि इनमें से इसके कहने का मतलब ये है ऑल ओवर, लाइक बाय एक डेफिनेशन के तौर पे, एक फैक्ट के तौर पे ले सकते हो कि जो डिक्रीजिंग है उसमें तो हर एक टर्म क्या है, इंक्रीजिंग में कोई भी पीक नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम इस थ्योरम पे, बोल जानो वेर। देखो ये कितनी बड़ी होगी, देखते हैं कि नहीं हो पाएगी। अच्छा, ठीक है ना। वो सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर्स, यानी कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड है रियल नंबर्स की, तो उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। ये इसका स्टेटमेंट है। फर्स्ट प्रूफ, इट फॉलो फ्रॉम द मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम, यानी कि इसको हम एक स्ट्रेट वे में भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसकी सब सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी। तो जब सब सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। ये एक तो हम इस वे में कर सकते हैं, इट फॉलो दैट फ्रॉम मोनोटोन सबसीक्वेंस, इसी को हम रिप्रेजेंट करें बाउंडेड है, ठीक है। तो इसकी सबसीक्वेंस भी दैट इज मोनोटोन सिंस सबसीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड, तो इससे कर सकते हैं प्रूफ। अब हम सेकंड प्रूफ देखते हैं। सिंस सेट ऑफ वैल्यूज xn and n belongs to n is bounded, this set is contained in an interval। अगर ये i1, हाँ यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ i1, हाँ ये l नहीं है i1, आई से डिनोट कर रहे थे हम इंटरवल को, ऊपर से करते हैं ना। i1 हमने पहला इंटरवल लिया a, b, we take n1 is equal to 1, यानी कि पहली वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। अब now we bisect i1 into 2 इक्वल सब इंटरवल्स, यानी कि जो इंटरवल है उसको और छोटे छोटे 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमें गिवन है 1,2, ठीक है, 1,3 गिवन है, तो 1,2 2,3 इस तरह से डिवाइड कर ले। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, इस तरह से तुम इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हो। तो i1 डैश और i1 डबल डैश में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब इसके 2 पार्ट्स हो गए। तो a1 फर्स्ट पार्ट ले लिया, यानी कि n बिलोंग्स टू कैपिटल n है, यानी नेचुरल नंबर है, और हमने n एक नंबर ले लिया फिक्स जो कि n1 से ग्रेटर है, ठीक है। ऐसे ही b1 हमने ले लिया, a1 b1 ले लिए। तो इसमें क्या करेंगे, और हाँ xn इसमें बिलोंग कर रहा है i1 डैश में, और दूसरे वाले b1 में i1 डबल डैश में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि or i2 is equal to i1 dash and let n2 be the smallest number if a1 is finite set, ठीक है। अगर a1 क्या है, इनफाइनाइट है, तो हम क्या लेंगे कि i2 जो दूसरा वाला इंटरवल की जो फर्स्ट लेंगे, यानी कि जो वॉल है लेंगे, तो वो i1 डैश हो जाएगा। और अब हमने अगर ये फाइनाइट लिया, लेट n2 बी अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इन a1, if n1 is a finite set then b1 must be infinite। ये है, अगर ये हम ले रहे हैं finite set तो b1 must be infinite and take i2 is equal to i1 double dash let n2 be the smallest natural number in b1। यानी कि इसमें क्या करें कि एक को इनफाइनाइट दूसरा फाइनाइट है, इनके कहने का मतलब ये है
अगर हमने ए को फाइनाइट ले लिया तो b1 क्या होगा, a1 फाइनाइट है तो b1 मस्ट बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो I2 होगा, जो नेक्स्ट इंटरवल होगा, वो क्या होगा, I1 डबल डैश, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हमने इनटू कोई भी एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ले लिया b1 में। अब हम I2 को बाइसेक्ट करेंगे नेक्स्ट में I2 डैश और I2 डबल डैश में, यानी कि जितने भी इंटरवल्स गिवन है a के, उसको हम स्प्लिट करते जाएंगे फर्दर टू में, ठीक है। अब फर्स्ट ऐसे ही करते जाएंगे, a2 को इनफाइनाइट लेंगे, फिर ठीक है a2 को लेंगे ऐसे b2 को, तो जो पहले हमने प्रोसेस फॉलो किया है ऊपर, वही दूसरे वाले में करेंगे। ओके, सेम we continue in this way to obtain a sequence of, तो एक सीक्वेंस यानी इन सबके सब इंटरवल्स को सबसेट हम एक सीक्वेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, जो भी इंटरवल्स में वैल्यूज दे रहे हैं हम टुगेदर लेके, एंड अ सबसीक्वेंस x एंड k ऑफ x सच दैट कि ये x एंड k क्या है, I k में बिलोंग करती है, फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि k क्या है, कोई नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। सिंस द लेंथ ऑफ I k, यानी कि इंटरवल की जो लेंथ है, इक्वल टू 2 टू द पावर k माइनस 1, यानी इस तरह से तो अब एक सीक्वेंस हमने ले ली, सब सीक्वेंस ले ली कि x एंड k, और k क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी कि एक तो है कि हम होल सीक्वेंस को ले रहे हैं और उसमें से एक पार्ट ले रहे हैं, तो वो सब सीक्वेंस है, यानी कि एक सर्टेन वैल्यू तक हम ले रहे हैं इसमें वैल्यूज, ठीक है। तो इट फॉलो फ्रॉम थ्योरम 2.5.3 दैट देयर इज अ यूनिक कॉमन पॉइंट जीटा, यानी कि एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं आई के में, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, मोर एवर एक्स एंड के, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, बिलोंग्स टू ओके आई के वी हैव, ओके, ये क्या दिखा रहा है कि से हमने फिर में लेके एक सीक्वेंस फाइंड कर ली नेस्टेड ऑफ इंटरवल, ठीक। फिर हमने एक सीक्वेंस फॉर्म की, यानी कि कुछ वैल्यूज लेकर, जो लेकर, तो उसकी लिमिट को हम कैसे दिखाएंगे, यानी कि एक वैल्यू है जीटा जो हमने ली है, वो भी सेम इंटरवल को बिलोंग करती है, ठीक है। तो अगर इस सब सीक्वेंस की लिमिट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे, तो x एंड k माइनस जीटा की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू किसके होगी, b माइनस ए ओवर 2 टू द पावर k माइनस 1, ठीक है। तो यहां से हम शो करेंगे कि ये जो सब सीक्वेंस है सीक्वेंस की, वो कन्वर्ज करेगी जीटा को, यानी कि इंटरवल की ही के, जो इंटरवल में ले रहे हैं हम सब सीक्वेंस, उसी में एक वैल्यू है और उसी को वो कन्वर्ज करेगी, यानी कि वही उस सब सीक्वेंस की लिमिट है, ये दिखाना है इसमें, ठीक है। तो वेरस्ट्रास थ्योरम, ओके, तो यहाँ तक है, इस लाइन तक है, यहाँ तक है, ठीक है। QED करके है ना, यहाँ तक है, उसके बाद में तो इसका डिस्कशन कर रखा है, ओके। क्या लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर
कि अच्छा नहीं है, ठीक, तो नेक्स्ट वाला कर देना, कर देना है ना, ठीक है? यस मैम। कोशिश करेंगे फिनिश हो ही जाएगा एनी हाउ जो बचा हुआ है।